हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के एक एप्लीकेशन पार्ट की, जिसमें हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, किसी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यानी 3 बिंदुओं के संरेखीय होने से संबंधित शर्त, और बाद में हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी समीकरण निकाय को हल करना, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में इक्वेशंस दी हुई होती है और वहां से हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। यह हमारे आज के इस लेक्चर का कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इसके एप्लीकेशन पार्ट में। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं आज तक। हीरोन फॉर्मूला, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी हमने 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन आज हम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, सारणिकों के उपयोग द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि उसके वर्टिसेज यानी शीर्षों के कोऑर्डिनेट गिवन हो। किस प्रकार से गिवन हो, मैं पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं कि मान लेते हैं कि यह हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ओके, और इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यह एक ट्राइंगल मैंने ऐसे ले लिया, मान लो यह ट्राइंगल है, ओके, और इसके जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, पहला ए अक्ष 1, y1, दूसरा ये बी दे दिया, मान लेते हैं अक्ष 2, y2, और तीसरा वर्टेक्स सी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं अक्ष 3, y3। तो इस ट्राइंगल का एरिया यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इधर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, और फिर एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूं मैं 3x3 का डिटर्मिनेंट। और 3x3 के डिटर्मिनेंट को देखिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अक्ष 1 y1, फिर यहां पर मैंने लिख दिया 1, अक्ष 2 y2 और यहां 1, अक्ष 3 y3 और 1। मतलब क्या है कि अक्ष कोऑर्डिनेट को तो फर्स्ट कॉलम में लिख दो, y कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में 1/1। तो ये जो आएगा रिजल्ट, ये हमारे लिए क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद में मैं बात करूंगा कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट हुआ। देखिएगा, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहां पर y एक्सिस होगी और इधर कहीं x एक्सिस होगी। ये मैंने y एक्सिस ले ली और ये भी मान लिया कि ये x एक्सिस है। ट्राइंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। मैंने इस प्रकार से x एक्सिस और y एक्सिस मान ली। अक्ष ये ओरिजिन और ये y एक्सिस, ओके। अब कुछ बातें आपसे की जाए जो कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, किसी भी पॉइंट की अक्ष एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट B है, मैं यहां लिख देता हूं B अक्ष 2 y2 जी। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, y2 के इक्वल। ऐसे ये वाली लेंथ, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो मैं यहां बीच में लिख देता हूं इसको कि ये वाली लेंथ तो किसके इक्वल हो गई, y2। ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो गई, y1, और ये वाली लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, y3 के इक्वल। ऐसे किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये इसके अक्ष कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। मैंने यहां पर लिख दिया अक्ष 2। ये a की जो लेंथ है y एक्सिस से, ये हो जाएगी अक्ष 1, और ऐसे c की जो लेंथ है, ये वाक्य की लेंथ हो जाएगी अक्ष 3। इन बातों को में शायद ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब आप देखिएगा, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखे हैं,
आप इसको आसानी से समझ रहे हो, किसी भी पॉइंट, मान लो जैसे पॉइंट बी तक पहुंचना है तो ओरिजिन से चलूंगा, तो x2 डिस्टेंस तो x एक्सिस पर और y2 डिस्टेंस y एक्सिस पर, तब जाकर के x2 y2 बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस x2 है, मतलब ये x2 ये y2। ऐसे ही यहां पर पहुंचना हो तो यहां से x1 और फिर यहां y1, तब जाकर के इस पॉइंट पर पहुंचोगे। ऐसे यहां x3 y3, ये लेंथ आ गई। अब देखो मैं नाम किस प्रकार से ले रहा हूं, ये वाले जो पॉइंट आए हैं अपने पास में, a b c तो आए गए थे, मैंने इसको नाम दे दिया d, इसे नाम दे दिया e f, और इधर नाम दे दिया G H और I। ठीक है, अब देखो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक एक चीज देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैं यहां बना रहा हूं, एरिया ऑफ, ध्यान बोर्ड पे पूरा, A B E D, A B E D, कौन सा एरिया लिया है मैंने, ध्यान देना, A B E D, मैं अलग से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला एरिया मैं ले रहा हूं। A से कहां तक गया, B तक, फिर B से E तक, फिर E से D तक, ये वाला एरिया मैंने लिया। बीच वाली ये जो लाइन है, एक बार मैं इनको हटा रहा हूं। आप इस ज्योमेट्री को देखिए ध्यान से, क्या आपको कोई एक स्पेशल कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है मुझे, और मैं आपको कहूंगा कि दिस इज ए ट्रपेजियम, समलंब चतुर्भुज। क्या इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है एक दूसरे के? ठीक है, और पैरेलल है बिल्कुल, और ये वाली इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो याद कीजिए ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की लेंथ या बीच की डिस्टेंस। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो क्या यहां पर ये हो जाएगा 1/2 सम, किसका सम ले रहा हूं मैं, बीई और एडी का, बीई प्लस एडी, ये तो इनका सम हो गया बीई और एडी का, और इनके बीच की लेंथ मतलब ईडी या डीई, डीई। क्या आप न देख पा रहे हैं कि बीई जो है वो y2 के इक्वल है, और ये वो जो है वो किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, y2, और ये वाली किसके इक्वल है, y1। तो क्या यहां पर बीई की जगह पर तो मैं y2 और AD की जगह पर y1 पुट कर सकता हूं, y2 प्लस y1, और बीच की लेंथ ये देखिएगा, ये वाली जो लेंथ है वो कैसे आएगी, पहले आप देखो, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, आप कहेंगे x1, और ये वाली लेंथ कितनी है, आपका जवाब होगा x2। तो क्या ये वाली लेंथ जो बची वो x1 माइनस x2 रह गई, x1 माइनस x2। तो DE की जगह पर मैं x1 माइनस x2 लिख सकता हूं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं वापस जो लाइन मिटाई थी वो इसको यहां खींच देता हूं, एक ये लाइन मैंने मिटाई थी। ओके, अब मैं ले रहा हूं अगली बार ये वाली लाइनें मिटा रहा हूं, और ये एरिया ले रहा हूं ADFC। कौन सा एरिया, सेकंड पॉइंट पर एरिया ADFC, ADFC मतलब ये वाला एरिया। तो इस बार भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल साइड है, समलंब चतुर्भुज है, फिर से ट्रेपेजियम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी 1/2 क्या हो जाएगा एरिया आपके पास में, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम मतलब y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इंटू इनके बीच की लेंथ ये वाली हुई। अब ये देखो ये लेंथ कितनी है, तो आपका जवाब होगा x3। ये वाली लेंथ कितनी है, x3। पहले ये लाइनें थी अपने पास में, ये वाली लाइन कितनी है, x3, तो ये भी डी है, और उसमें से आपने ये वाली माइनस कर दी। ये वाली माइनस करने का मतलब कौन सी माइनस की आपने, यहां देखिएगा, ये वाली लाइन तो पूरी थी आपकी ट्रायंगल, आपने ये लेंथ माइनस की है, मतलब x1 माइनस की है, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1। फिर आगे बढ़े, ये आपका ट्रायंगल। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ट्रायंगल के नीचे आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला कौन सा, BE
थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, एरिया BEFC, BEFC ये वाला पूरा ट्राइंगल की इस साइड के नीचे वाला एरिया। इस एरिया में आप देखेंगे फिर से आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये वाली साइड इक्वल, बीच वाली साइड को भूल जाओ एक बार। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये इनके बीच की लेंथ होगी, तो क्या हो गया यहां पर 1/2, इन दोनों का सम कितना हो गया y2 प्लस y3 इनटू में इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली E से लेकर के F तक की। अब E से F तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखो ये वाली कितनी है, तो आपका जवाब होगा x3, माइनस ये कितनी है, तो आप कहेंगे x2, x3 माइनस x2। तो इस प्रकार से आपने तीनों ट्रेपेजियम यानी तीनों समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल लिख दिए और तीनों के, अब ये वापस बना दो, ये कितनी थी आपकी y1। सोच के देखो, पहले वाले से आया ये वाला एरिया, दूसरे से आया ये वाला एरिया और तीसरे से आया ये नीचे वाला। अगर पहले दोनों का सम कर दें तो ये पूरा एरिया आ जाएगा कि यहां से यहां तक, मतलब ABEFCA ये पूरा आ जाएगा। फिर उसमें से ये जो तीसरा जो है उसको माइनस कर दिया जाए तो क्या सिर्फ ट्राइंगल का एरिया बचेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आकर के 1 + 2 - 3, तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट बचेगा वो तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दोनों को तो जोड़ना है यानी सम करना है और इसको माइनस करना है। सबके अंदर 1/2 है तो 1/2 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं और इन दोनों को तो ऐड करना है, मतलब y2 + y1 x1 माइनस x2 प्लस y1 + y3 इंटू में x3 माइनस x1, ये दोनों तो ऐड हो गए, माइनस y2 + y3 इंटू में x3 माइनस x2। ये आपके पास में रिजल्ट बच गया। और इस रिजल्ट को, अब मेरे हिसाब से इसका कोई काम नहीं है, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं कैलकुलेशन करने के लिए। अब जो रिजल्ट आपके सामने आया है उस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे और देखिएगा कैसे, जो रिजल्ट आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहली बात तो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है। रिजल्ट क्या आया, y2 + y1 इंटू x1, तो y2 को मल्टीप्लाई करो पहले, किससे करोगे, x1 से, तो x1 y2, ध्यान से देखिए x1 y2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 y2, फिर y1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे x1 y1 माइनस x2 y1, ये काम हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो y1 x3 या x3 y1 लिखो, x3 y1 फिर माइनस x1 y1, ओके। फिर उसके बाद में प्लस ये करो, y3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x3 y3 माइनस x1 y3, फिर माइनस y2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस x3 y2 और माइनस माइनस प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 और माइनस माइनस प्लस x2 y3। ये लो जी, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना यहां पर x1 y1, देखो ये रहा प्लस का x1 y1 और ये रहा x1 y1 माइनस का, कैंसिल आउट। फिर उसके बाद में x2 y2, ये रहा माइनस का, x2 y2 प्लस का, कैंसिल आउट। x3 y3, ये रहा प्लस का और x3 y3 ये रहा माइनस का, कैंसिल आउट। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स रह गई। इनमें से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, x1 को कॉमन निकाल रहा हूं, इसके अंदर ही चल रहा है काम। x1 को मैंने कॉमन ले लिया। x1 कहां कहां है, देखो एक तो ये रहा x1 और कहां पर है, ये रहा। x1 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मैं लिख रहा हूं y2 माइनस y3, ओके। फिर मैं अगली स्टेप में ले रहा हूं माइनस y1 को कॉमन ले रहा हूं, मतलब y1 को लेना था लेकिन मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगी बात कैसे। तो माइनस लेने का मतलब पहले एक तो देखो y1 यहां पर है और एक y1 है अपने पास में यहां पर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला x2 तो लिखूंगा मैं प्लस में और माइनस x3, और फिर जो बच गए वो दोनों पद भी लिख दो। तो बच गए कौन कौन बच गए आप देख पा रहे हैं,
ये चारों तो आ गए, तो रह गए एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, तो मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूं x2 y3, ठीक है, माइनस x3 y2। और इसे जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, देखो ये x1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं y2 1 और y3 1, या इधर लिख दो 1 y3, तो आप देख पा रहे हैं y2 माइनस y3 हो जाएगा, माइनस फिर y1 ले लिया। इसके लिए मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से x2 1 x3 1, आप देख पा रहे हैं x2 माइनस x3 बनेगा, और प्लस यहां कुछ भी नहीं है, इनको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कैसे, x2 y2 x3 y3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x2 y3 माइनस x2 x3 y2। क्या आप यहां पर 1 लिख सकते हैं? अगर आप यहां पर 1 लिख सकते हैं तो अगली स्टेप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी, ये तो ऐसे हो गया भाई, कैसे, x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसमें देखो क्या हुआ, x1 इसके लिए लिखेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो यही बचेगी क्या, y2 1 y3 1, माइनस होता है y1, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ो, x2 1 x3 1, यही बन रही है उपसारणिक माइनर, प्लस 1 के लिए ये हटा दो, x2 y2 x3 y3, x2 y2 x3 y3। तो क्या इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला मिल गया? अच्छा, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, उस केस में आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और एरिया माइनस में आ जाएगा, तो ऐसे केस में हम एरिया को माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली तो क्या होता है कि अभी जैसे आपने लिया था ट्रायंगल का वर्टेक्स ए यहां लिया, बी यहां लिया, सी यहां लिया, अगर आप ट्रायंगल के वर्टेसेज को सही प्रॉपर ग्राफ में मेंटेन करें, मतलब जिनकी जहां लोकेशन है वहां पर लोकेशन रखें, रफ डायग्राम नहीं, फेयर डायग्राम बनाने के बाद अगर आप ए बी सी को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेोगे तो आपको रिजल्ट वैसे ही पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में ले लिया ए सी बी, सोच के देख लो, पहले वर्टेक्स ए का लिखा, फिर सी के लिखे, फिर बी के लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पलट गई और पलटे आपका एरिया क्या आ जाएगा, माइनस। वो सिर्फ आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आएगा। हालांकि हम फेयर डायग्राम बनाते नहीं है, हम सिर्फ रफ डायग्राम से काम चलाते हैं। हमें वर्टेक्स जैसे भी दे रखे होते हैं ना, एबीसी मान लेते हैं उनको, किसी भी सीक्वेंस में देखते नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, हम एबीसी ले लेते हैं। अगर एरिया बाई चांस माइनस में आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके बाहर एक मोड और लगा देंगे। ये मोड इसलिए कि एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं लिया जाता। जब मान लो आपका आंसर आ गया -57, तो आप आंसर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 57 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, माइनस में कभी एरिया नहीं लिखा जाता। तो हमने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं तो हम डिटर्मिनेंट को यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से याद रह जाएगा। क्या रहेगा, देखो x1 y1 x2 y2 x3, मतलब पहले वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। सब कुछ क्लियर? चलिए जी, ये आपका एक पॉइंट था। अब उसके बाद में ये पॉइंट हो गया, तो अगली बात जो है वो इसी पॉइंट से मिलती जुलती है, और वो किस प्रकार से, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी संरेखीय बिंदुओं के लिए, शर्त या प्रतिबंध। अब सोचो, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है, कैसे कैसे, एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये एक लाइन है और इस लाइन का ये पॉइंट दे दिया आपको, ए लाइन कहीं कैसे भी होगी, इस प्रकार से होगी, आपको एक लाइन पर 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। तो याद करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र यूज करके हम क्या करते थे, पहले ए बी फाइंड आउट करते थे, फिर बी सी फाइंड आउट करते थे, और फिर ए सी फाइंड आउट करते थे। और यदि मान लो ऐसा हो जाए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तो हम क्या कहते थे,
द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, बिंदु क्या है, संरेखीय है। मतलब किन्हीं दो दूरियों का योग, इन दोनों का योग। सोचो अगर ये पॉइंट बी यहां नहीं होता, यहां होता, कहीं भी इस लाइन पर नहीं होता, तो सीधी सी बात है ट्रायंगल बनता, और ट्रायंगल बनता तो दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से हमेशा क्या आता, बड़ा आता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। बट कंडीशन यहां पर हम क्या ले रहे हैं कि आपको 3 पॉइंट तो गिवन है, बट तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो एक तो ये कंडीशन है। एक हमने स्लोप से भी याद किया था कि अगर स्लोप ऑफ AB की प्रवणता बराबर स्लोप ऑफ BC की प्रवणता, कैसे आया था AB की स्लोप तो ऐसे आती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भी पॉइंट्स क्या होते हैं, पहली बात तो क्या कहेंगे, AB और BC पैरेलल है, बट B पॉइंट दोनों में है, इसलिए ये एक ही लाइन हो गई। यहां हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की। अगर डिटर्मिनेंट में आपसे पूछा जाए कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर हैं, संरेखीय हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ट्रायंगल बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। भाई ट्रायंगल नहीं बना। अगर ये पॉइंट बी यहां से थोड़ा सा भी ऊपर होता मान लो, तो ट्रायंगल बन जाता, चाहे छोटा ही बनो। लेकिन तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, x3 y3 1 इक्वल टू 0। अब देखो 1/2 तो 0 होने से रहा, तो फिर कौन 0 है, या ऐसे कहो कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई अपने लिए कॉलिनियरिटी की, संरेखीयता की। ओके, तो इसे भी हम आसानी से बात कर सकते हैं। 3 पॉइंट दे दिए जाए, फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है, संरेखीय है। अब आप जो अपनी एक्सरसाइज है ना, अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में 5.2 है, 3 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इससे अगला पॉइंट आता है थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी दो दिए गए बिंदुओं से, दो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण, यह आपका तीसरा एप्लीकेशन। छोटे छोटे हैं ये पार्ट, सोचिए क्या कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये एक रेखा है, इसका समीकरण ज्ञात करना है, और इसके ऊपर 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए ऐसे दे दिए, मान लो ए पॉइंट दे दिया x1 y1, और पॉइंट बी दे दिया x2 y2, ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं अपन, और मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया इस लाइन पर, मान लो यहां पर P x, y। ये जनरल पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। सोचो जैसे ही आपने ये बात की, आप ये बोल सकते हैं क्या, पॉइंट्स P, A एंड B आर कॉलिनियर। बिंदु P, A, B क्या है, संरेखीय हैं, और संरेखीय हैं तो क्या ये संरेख की कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बताओ कंडीशन में ये XY कोऑर्डिनेट है जो हमने माने हैं, 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, XY, ये तो पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट क्या है x1 y1 1, तीसरा पॉइंट x2 y2 1 इक्वल टू 0। मान लो पॉइंट P जो आप यहां ले लेते हो तो पहले इसको लिखो, फिर P और कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने 0 है, माइनस में वैल्यू आती है। अगर मान लो ये वाली लाइन ऊपर चली जाती है, ये माइनस, तो यहां माइनस आएगा, दोनों साइड से माइनस काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सामने 0 है। ये आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने 2D में पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, या y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। इसमें कंफ्यूजन होता है, या तो ये भी लिख देते हैं या ये लिख देते हैं, दोनों ही सही होती हैं, लेकिन अब हम ऐसे दोनों याद ही नहीं रखेंगे, ये याद रखेंगे।
डिटरमिनेंट बनानी है डायरेक्ट, कैसे, x y 1 इनकी वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x और फिर इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x का कोएफिशिएंट आ जाएगा, फिर माइनस y, y वाले रो y वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट आ जाएगा प्लस 1, 1 के साथ में इनको हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन यही तो फॉर्मेट होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? तो फटाफट मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं, बस ये याद रख लेनी आपको। तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, 1-2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 1 पॉइंट हमने उस लाइन पर मान लिया, तीनों की कंडीशन पिछली पड़ी है तो वहां से ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं। अच्छा, ट्रायंगल वाले में क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे पॉइंट ए दे देता है, पॉइंट बी दे देता है, पॉइंट सी दे देता है, ठीक है। फिर पॉइंट सी इनमें क्या होता है, एक डेटा को मिस कर देता है, जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 4,5, बी के दे दिए 3,2, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट दे दिए 0,y, और फिर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 28 यूनिट स्क्वायर यूनिट। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात के का y का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 28 वर्ग इकाई है। तो आपको क्या करना है, 1/2 फिर डिटरमिनेंट बनानी है, इक्वल टू 28 रख देना है, वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। बीच में कोई लैम्डा देता है, के दे देता है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछता है ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को मिस कर देता है और फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु क्या है, संरेखीय है, तो संरेखीय के शर्त लगाओ और 0 के इक्वल शर्त क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ध्यान दे, संरेखीय और लाइन की इक्वेशन में 1/2 नहीं आता, 1/2 सिर्फ ट्राइंगल के एरिया में आता है। ओके, चलिए जी, क्योंकि वो 1/2 इक्वल टू 0 के अंदर जाकर के मिल जाता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 दे देता हूं। क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको वर्टेक्स ए दे रखा है 4,5, वर्टेक्स बी दे रखा है 3,2 और वर्टेक्स सी दे रखा है 0,4। दूसरा क्वेश्चन, शो दैट, दर्शाइए कि पॉइंट्स ए, बी प्लस सी, ये कोऑर्डिनेट है, अक्ष कोऑर्डिनेट है ए, वाई कोऑर्डिनेट है बी प्लस सी, पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए, और फिर सी के कोऑर्डिनेट हैं सी ए प्लस बी, आर कोलिनियर। दर्शाइए कि बिंदु क्या है, संरेखीय। देखो फटाफट 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या होती है, ए यहां बी प्लस सी 1 आ गया, बी फिर आ जाएगा सी प्लस ए, फिर 1 आ गया, सी ए प्लस बी और 1 आ गया। हमने ये डिटरमिनेंट सोल्व किया, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे आएगी, सबसे पहले ऑपरेशन यूज कर देंगे, क्या, कॉलम 1 पर लगा देंगे, कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, या इसको इधर जोड़ दो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लो, तो ये भी 1 1 1, ये 1 1 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है। ओके, और फिर आपको थर्ड क्वेश्चन करना है कि यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through (3, 4 and 5, 6) सारणिक का उपयोग करके रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं 3,4 और 5,6 से होकर गुजरती है। तो मेरे हिसाब से 1 सेकंड के अंदर आप आंसर लिख दोगे कि भाई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो पहला ही लाइन तो ये x y 1 बना दी, फिर दूसरे में क्या है 3 4 1 5 6 1 इक्वल टू 0। अब अक्ष का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बताओ, अक्ष के लिए अक्ष के रो कॉलम को छोड़ दो तो 4 - 6 मतलब -2, फिर माइनस होता है y वाले में, क्या आ जाएगा y के ये छोड़ दो 3 - 5 मतलब -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा,
फिर ये आ जाएगा 18 माइनस 20 मतलब माइनस का 2 इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, तो इस प्रकार से हम उस लाइन को की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट में 2 पॉइंट हो गए, छोटे छोटे 3 हो गए एक्चुअली, जो कि इंपॉर्टेंट के नाम पर कुछ नहीं है, बस ये चीजें जाननी थी अपने को, है ना। चलिए जी, अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण निकाय मेन पॉइंट है यहां पर, ये मिटा रहा हूं मैं। जो अपना मुख्य पॉइंट जो है, जहां से डिटर्मिनेंट की मैंने शुरुआत की थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण निकाय। इस बार बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, करवाऊंगा मैं वो भी, लेकिन पहले इस चीज को पूरी को समझिए। जहां से हमारी डिटर्मिनेंट की शुरुआत हुई थी कि डिटर्मिनेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हमने जैसे ही डिटर्मिनेंट शुरू किया था, यही इसी पॉइंट पर हमने चर्चा की थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की बात सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 सिस्टम लिख रहा हूं। फर्स्ट, एक सिस्टम है सिंपल, ax इज इक्वल टू बी, मतलब ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप बिना देखे ऐसे x इज इक्वल टू बी अपॉन ए लिख सकते हैं। दूसरा है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय या युगपत समीकरण जिसको बोलते थे अपन 10th क्लास के अंदर, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाली। तो 2 वेरिएबल वाली में क्या होगा, 2 इक्वेशन दी हुई होंगी आपको, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, और जैसे यहां पर मैंने a1 b1 c1 काम में ले लिया, और दूसरी इक्वेशन में a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ये काम में ले लेता हूं। और तीसरा जो आपका पॉइंट है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी 3 ही होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस प्रकार से आपको 3 प्रकार के सिस्टम मिलते हैं, एक वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला, 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस का पार्ट और अमूमन यही अपने को मिलता है, मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक की इक्वेशन मिलती। सोचो, ये जो इक्वेशन आपके सामने थी वो एक बहुत ही साधारण सी थी, जिसमें x इज इक्वल टू बी बाई ए लिख दिया अपन ने। यहां आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, यहां पर तीनों वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है तो 3 इक्वेशन दी हुई होगी। इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं, वो सारी बातें भी मैंने आपको शुरू में बता दी थी, हालांकि फिर से आएंगे इस पॉइंट पर भी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी चर्चा अपने जहां से सोचते हैं उसके भी निचले स्तर से शुरुआत करूंगा। जहां से हम सोचना शुरू करते हैं उसके बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करूंगा। जैसे एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल वाली हो, जितने वेरिएबल होंगे इक्वेशन उतनी ही होंगी, पहली नंबर 1 बात। नंबर 2, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, समीकरण निकाय का जो हल होता है, वो या तो आएगा ही नहीं, सुनिएगा, हल कितने हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं कभी। जैसे हमने देखा है कि ये वाला सिस्टम हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि या तो दोनों लाइंस को ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक स्थिति तो यह आती है। एक केस आता है कि या दोनों लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, या फिर क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है। 3 ही केस बनते हैं अपने। ये वाला जो केस है इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। इस बार
आप देख पा रहे हैं कि x और y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे अपने देखते थे ग्राफ के अंदर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 मिल गया आपको। हाँ, एक ही क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या कि दो लाइन जो है वो यहां भी इंटरसेक्ट कर दें और आगे जाकर के ऐसे इंटरसेक्ट कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, करेंगी तो एक पॉइंट पर करेंगी या फिर बहुत सारे पॉइंट पर करेंगी। जैसे अगर मान लो लाइन आपकी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो दोनों लाइंस के ऊपर है, यानी ये वाला जो केस बनता है वो क्या बनता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, अनंत हल की स्थिति बनती है। और ये वाला केस क्या बनता है? नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। बात समझिएगा, ये सिर्फ दो वेरिएबल वाली इक्वेशन ही नहीं, चाहे कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन हो, यही केसेस बनते हैं अपने पास में। या तो उन इक्वेशंस का कोई एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल से मेरा मतलब है कि x की वैल्यू 2 आ गई तो सिर्फ 2 ही आएगी, y की वैल्यू 3 आ गई तो 3 आएगी। ये नहीं है कि x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 या फिर y की वैल्यू 7। नहीं, या तो आएगा तो यूनिक आएगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अच्छा, इसको दो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे कि x इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन और y इक्वल टू 3 अलग सॉल्यूशन, नहीं, दोनों मिलकर के। याद करो, हम इनका जो सॉल्यूशन है वो पैर में लिखते थे, जोड़े में लिखते थे। अगर आपके पास में x y z 3 वेरिएबल है तो हम जो सॉल्यूशन है वो ऐसे लिखेंगे, 3 में, ट्रिपल्स जिसको बोलते हैं अपन, ट्रिपल्स में लिखेंगे। ये तो क्या था? पेर में, जोड़े में। और ये इसको बोलेंगे अपन क्रमित युग्म, और इसको बोलते हैं क्रमित त्रिक। त्रिक में लिखते हैं, ट्रिपल में, जिसमें 3 वेरिएबल, सबसे पहले स्थान पर x की वैल्यू, दूसरे पर y की और तीसरे पर z की वैल्यू। तो मेरी बात जो समझने वाली थी वो ये थी कि किसी भी सिस्टम को जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 ही केस बनते हैं। या तो उस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, या उस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, या फिर उस सिस्टम का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन सिस्टम को 2 कैटेगरी में चेंज करते हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है, लेकिन हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी सिस्टम के 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। मैं एक पूरा चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को आप बना लेना। ठीक है, किसी भी सिस्टम के 2 रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत निकाय, और एक होता है कंसिस्टेंट। चलो एक काम करता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं, कंसिस्टेंट को, संगत निकाय, और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत निकाय। ठीक है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम जो है उसके यहां पर तो क्या होता है, इस केस के अंदर तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है। कंसिस्टेंट जो सिस्टम है उसमें हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। और जो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है उसमें आगे फिर से 2 पार्ट। 2 पार्ट क्या? पहला पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल और या अनंत हल। एक तो अद्वितीय हल और एक अनंत हल। अब देखो, ये जो यूनिक सॉल्यूशन आया है इसको भी मैं आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। 2 नाम आते हैं बहुत से, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, और एट्रिवियल, एट्रिवियल बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन
हिंदी में नाम लिखूं तो एक तो होता है तुच्छ हल और एक होता है अतुच्छ हल। ठीक है, बड़े अजीब से नाम है ना, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? देखो स्थिति समझिएगा। सबसे पहले सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया अपन ने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। अब जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करनी। कंसिस्टेंट, इसमें दो कैटेगरी, नंबर एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब दोनों लाइन जो बनेंगे वो एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, यहां लाइन बनेंगे यहां प्लेन बनेंगे, वो सारी बातें छोड़ो, आप सिर्फ इस पर फोकस करके सोच लो कि सबसे पहले दो कैटेगरी हो गई। इन दोनों कैटेगरियों में नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन वाली कैटेगरी यहां आ गई, और जो बच गई वो दोनों मतलब कंसिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी आएगी? संपाती रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली लाइन और ये एक दूसरे के ऊपर वाली लाइन आ गई इन दोनों पार्ट्स में। अब यूनिक में भी देखो क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? when all variable are zero। मतलब जैसे ये वाला सिस्टम सोल्व कर रहे हैं और x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ये वाला सिस्टम सोल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, मतलब तीनों जीरो आ गए। तो ऐसे केस में तो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल। ये वाला सिस्टम सोल्व कर रहे हैं, इस सिस्टम में एक ही वेरिएबल और उसी की वैल्यू जीरो आ गई, तो उसे कहेंगे एक ही था उसी की वैल्यू जीरो आ गई तो यूनिक है, सॉल्यूशन तो आया ही है। अच्छा, नो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे उसको। जैसे मान लो इस सिस्टम को सोल्व कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन आ गई 3x इक्वल टू जीरो, तो आप कहेंगे x इक्वल टू जीरो, कह देंगे ना। तो ये कौन सी कैटेगरी में शामिल होगा? ये x इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आया है, एक सॉल्यूशन आया है, कितना है? एक है, और उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। ठीक है, और वो जीरो जो है उसको हम कहेंगे किसमें? तुच्छ हल में, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन में। और यहां पर क्या है? नॉन ट्रिवियल में एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉन जीरो। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये सिस्टम सोल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू आ गई जीरो, y की वैल्यू आ गई जीरो और z की वैल्यू आ गई 5, तो इसे हम इसमें शामिल करेंगे। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, अब ये इसमें शामिल होगा नॉन ट्रिवियल में। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? जब आपको तीनों वेरिएबल, तीन है तो तीनों, दो है तो दोनों, एक है तो एक, सब के सब जीरो आ जाए तो ट्रिवियल, और उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल। बात समझ रहे? तो सबसे पहले तो ये चार्ट बना लेंगे कि इस प्रकार से एक सिस्टम होता है जिसे सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को फिर दो कैटेगरी में, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक को फिर दो कैटेगरी में, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ओके, चलिए जी, अब आते हैं वापस ध्यान से देखिएगा। आपने अब तक ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b, ठीक है, और आपने क्या किया? ax इज इक्वल टू b देखा नहीं और देखते सीधा लिख दिया x इज इक्वल टू b बाई ए। आज मैं इसकी और पूरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, देखना क्या। सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि a की वैल्यू जो है क्या हो सकती है, कि या तो a जीरो हो सकता है या फिर a जीरो नहीं हो सकता। बात समझिएगा अच्छे से कि या तो a इज इक्वल टू जीरो या a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब a इक्वल टू जीरो हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है, इसको मत देखो एक बार, ये तो हम लिखते हैं, लेकिन आप इस पर देखो। व्हेन a इज इक्वल टू जीरो देन केस देखना, क्या ऐसे हो गया क्या? जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। a की वैल्यू अगर जीरो आती है तो क्या आपके सामने ये केस बनता है? अच्छा, a की वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर आप इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो एक बार।
ए एक्स इज इक्वल टू बी। समझिए ध्यान से। अच्छा, ए की वैल्यू जब आप बात करें जीरो आ गई, तो अब मैं बात करता हूं कि जब ए की वैल्यू जीरो है तो फिर बी की बात करें। बी की भी दो रिजल्ट बना रहा हूं मैं यहां से। क्या क्या? नंबर एक, बी इज इक्वल टू जीरो, और नंबर दो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सोचिएगा, अगर बी की वैल्यू भी जीरो आ गई, कभी ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो क्या यह केस बन गया क्या? जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूं कि यह केस क्या हो गया? जीरो किसी नंबर अक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और जीरो बन रहा है। हम जानते हैं कि अक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो, यहां पर अक्स की जगह पर एक रखो, जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। पता है, ये बात सही है। अक्स की जगह दो रखो, जीरो इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। अक्स की जगह 10 रखो, जीरो इंटू 10 इक्वल टू जीरो। अक्स की जगह 20 रखो, जीरो इंटू 20 इक्वल टू जीरो। मतलब अक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में अक्स बिलोंग्स टू आर होगा? हाँ या नहीं? अक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, जीरो इंटू कोई भी रियल नंबर इक्वल टू जीरो ही आएगा, हम जानते हैं। तो क्या यहां पर अक्स की कोई भी वैल्यू संभव है? यानी अक्स की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब क्या यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए क्या? अनंत हल आ गए क्या? पहली कैटेगरी समझिएगा कि सबसे सिंपल इक्वेशन होती है, लेकिन इसके भी बहुत सारी बातें करते हैं अपन कि अगर a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हो जाएं, तो ऐसी केस में a और b की दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए, तब हमारे पास में सॉल्यूशन कैसे आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और दूसरा केस देखिएगा, जब a तो जीरो है बट b जीरो नहीं है। अब सुनो, जीरो इंटू एक्स इज और b, और जो कि b क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है। अब सोचो, यहां पर जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें और जीरो न आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें और फिर जीरो न आए, ऐसा पॉसिबल है? आपका जवाब होगा नहीं है। यानी कि इस केस में एक्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। इस तरह से समझिए, इसी का ऑपरेशन हो रहा है, आगे बढ़ती जा रही है। अभी अगला केस बाकी है। जब a की वैल्यू जीरो नहीं है, अब बताओ b की वैल्यू। b की वैल्यू या तो जीरो या b की वैल्यू नॉन जीरो। जब b की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या होगा बताओ? a की जीरो नहीं है, मतलब a इंटू में कुछ भी है, सॉरी अक्स है, और सामने वाली वैल्यू जीरो हो गई। a जीरो नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है? तो a जीरो नहीं है तो मैं ऐसे लिख दूं कि नॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि अशून्य संख्या अक्स से मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाएगी। कब बनाएगी? किसी भी नॉन जीरो नंबर को अक्स से मल्टीप्लाई करने पर जीरो बने। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब अक्स इक्वल टू जीरो आ जाए। सोच के देखो, एक संख्या है, एक नंबर है जो जीरो नहीं है, यहां पर जैसे a जीरो नहीं है, a को अक्स से मल्टीप्लाई किया और सामने वाला नंबर जीरो है, वो कब बनेगा? जब अक्स जीरो हो तभी पॉसिबल है ऐसा। नॉन जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ही जीरो बनेगा। तो क्या यहां से अक्स का एक ही रिजल्ट आया और अक्स का एक ही रिजल्ट आया और वही जीरो आया, तो क्या ये पहली बात तो यूनिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन यूनिक में भी कौन सा है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तुच्छ हल है। एक ही वेरिएबल था और उसी की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, फिर ये बात करते हैं, जब b की वैल्यू जीरो नहीं है तो सोचो, a भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो, इनटू में अक्स इक्वल टू नॉन जीरो। मतलब ये हुआ कि एक अचर संख्या है जो जीरो नहीं है, वो अक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और अचर ही आ रहा है। तो ऐसे केस में तो क्या रिजल्ट आप लिखोगे? अक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। जो आप लिखते आए हैं ना सबसे पहले, वो रिजल्ट तो लास्ट वाली कैटेगरी का होता है। ये वाले रिजल्ट के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। ये वाली कैटेगरी अक्स इक्वल टू, न तो बी जीरो है न ए जीरो है, न ए जीरो न बी जीरो। इसका मतलब क्या ये यूनिक सॉल्यूशन तो है ही। लेकिन इस बार देखो, न तो बी जीरो न ए जीरो, इसका मतलब अक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी।
भाई जीरो कब आता है, कोई भी भिन्न है वो जीरो कब आती है, जब उसके ऊपर वाला पार्ट जीरो। यहां मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाला पार्ट जीरो नहीं है, नीचे वाला भी जीरो नहीं है, तो जो रिजल्ट आएगा वो जीरो को छोड़ करके कुछ भी आएगा। जैसे x की वैल्यू 5 आई, 7 आई, 3 आई, 2 आई, 1 आई, 1/2 आई, कुछ भी वैल्यू आएगी। तो ऐसे केस में क्या आप ये कहेंगे ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है? क्या आप इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे अपन। तो ये देखो, इसी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम तो सिर्फ ये पढ़ते हैं, जबकि ये केसेस छोड़ देते हैं जो कि होने चाहिए। आई होप अब आप इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे याद करेंगे। देखो कैसे याद करेंगे, ax इक्वल टू बी, सिंपल से सिंपल, बहुत छोटी सी इक्वेशन होती है, ax इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी अपॉन ए। लेकिन नहीं, आप सोचो, a अगर जीरो है, a अगर जीरो है तो आपको या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे या नो सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, देखो ये वाले जो केसेस है ना, ये वाला केस, ये वाला केस, इनमें सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। ये वाला केस है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसको तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत निकाय। और बाकी जो स्थितियां हैं उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के भी दो केस, जिसमें एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रिवियल होता है। इस सिस्टम को याद रखेंगे ताकि हम आगे वाले लेक्चर में इसी पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। याद करो, मैंने शुरू में बता दिया था कि इसको भी हम डिटर्मिनेंट बना के सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो क्रेमर रूल बताया था मैंने आपको, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। वो बहुत साधारण बात है, लेकिन उसके जो अंदर की गहराई की बात है वो ये है। और बोर्ड इसमें कंपटीशन एग्जाम में यहां से डायरेक्ट टिक करने लायक क्वेश्चन बनता है। हमें बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम दे रखा होता है और बताना होता है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो तुच्छ होंगे, ट्रिवियल होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे या यूनिक होंगे। मतलब यूनिक के अंदर दोनों आ गए, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। लेकिन ऐसा भी आता है अद्वितीय, यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, अद्वितीय तथा तुच्छ हल, अद्वितीय तथा अतुच्छ हल, ठीक है। और ऐसा आ गया कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, निकाय क्या है, असंगत है। तो ये सारी बातें हमें करनी होती हैं। आने वाले लेक्चर में ये दोनों पार्ट में करूंगा। ये यहां से जो चीज समझी है वही यहां पर अप्लाई करेंगे। इनको भी देखना मैं, आने वाला लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें ये वाला जो सिस्टम है इसमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका चार्ट तो बहुत बड़ा बन जाएगा 3 वेरिएबल का, लेकिन नहीं, मैं इसी चार्ट से इस सिस्टम को समझाऊंगा, इसी चार्ट से इस सिस्टम को भी समझाऊंगा आने वाले लेक्चर के अंदर। और अब आप थोड़े से एग्जाम्पल्स देख करके जो आपके सिस्टम को सोल्व करने के लायक, जो एनसीईआरटी में आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो आप कर लो, हो जाएंगे आपसे। जो शुरुआत में एक बार फिर से देख लो फर्स्ट लेक्चर, जहां पर मैंने डिटरमिनेंट शुरुआत की थी, यानी जो आपका लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप उसको देख के क्रेमर रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर ए इनवर्स फाइंड करके हम सॉल्यूशन करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप एग्जांपल्स देख करके। लेकिन जो इनके अंदर की गहराई की जो बात है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक आप तैयार रहिए, आने वाला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सारी बातें कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। लाइव सेशन भी होंगे, बहुत सारे डाउट्स हैं व्हाट्सअप वगैरह पर आप सेंड करते हो, लेकिन उतना क्लियर नहीं कर पाता हूँ। लाइव सेशन के अंदर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।